आइए आपका हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है निफिडिपिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, और आपको पता है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निफिडिपिन जो है एक कैल्शियम चैनल क्या है, ब्लॉकर है। और आपको आइडिया हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है इसको हमने ब्रॉडली केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज के अंदर इनको हमने डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है जिनको बोलते हैं फिनाइल अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव, जिसमें ड्रग का नाम क्या है, विरापामिल है। और फिनाइल अल्काइल अमाइन ये चाहे आप स्ट्रक्चर ना याद करें, लेकिन ये नाम जो है इसी के अकॉर्डिंग पड़ा है, फिनाइल, फिर ये CH2 अल्काइल और फिर ये अमाइन डेरिवेटिव। इस तरह की स्ट्रक्चर इनके अंदर होती है। तो ये रिंग होगी फिनाइल, फिर ये इथाइल अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव, और इसमें ड्रग का नाम है दैट इज विरापामिल। तो विरापामिल, तो ये विरापामिल होगी फिनाइल अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव। दूसरी कैटेगरी, इसमें ड्रग का नाम है, पहले नाम बताता हूँ, डिल्टियाजेम। डिल्टियाजेम, इसके अंदर बेंजोथाइएजिपाइन रिंग होती है, इनको भी याद कर लें। और बेंजोथाइएजिपाइन रिंग जो है मैं आपको बना के बताया, तो बेंजो का मतलब देखो बेंजीन हो गया, और थाया का मतलब क्या हो गया, थाया का मतलब होता है सल्फर, बेंजो थाया एजिपाइन डेरिवेटिव ये रिंग। तो देखो बेंजो का मतलब बेंजीन हो गया, थाया का मतलब सल्फर और एजी का मतलब नाइट्रोजन। तो ये बेंजो थाया एजिपाइन रिंग जो है वो डिल्टाजेम में होती है। इसके अलावा इसके साइड चेन में और भी कई ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। तो डिल्टाजेम इसको बोलोगे बेंजो, और ये सल्फर है थाया, और नाइट्रोजन के लिए एजी। और ये आपकी जो रिंग है 7 मेंबर्ड है, तो थाया एजिपाइन, बेंजो थाया एजिपाइन, ये डिल्टाजेम। और उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, इनको बोलते हैं 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन। और 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन का मतलब देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग, और इसमें ऐसे 2 डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये आपका 1 पोजीशन, और ये ऊपर वाली 4th पोजीशन। और इस रिंग को हम बोलते हैं दैट इज 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन, और शॉर्ट में इसको 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन बोलते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी ड्रग शामिल हैं। 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन के अंदर आपकी निफिडिपिन भी है। इसके अलावा इसमें निफिडिपिन के अलावा इसमें नीमोडिपिन, एमिलोडिपिन, नाइट्रनडिपिन, निसोलडिपिन, कई सारी ड्रग हैं। जबकि ये शुरू वाली कैटेगरी विरापामिल जो है फिनाइल अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव अकेली, बेंजोथायाएजिपाइन ये भी सिंगल ड्रग, लेकिन 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन में कई सारी ड्रग हैं। और यहाँ चूंकि आपको ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन के अंदर इन्होंने पाइरिडिन रिंग दिया है। एग्जैक्टली यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, क्योंकि देखो जो ऑप्शन आपके सामने होंगे और उसी में से जो मोस्ट एक्यूरेट है वो आपको चूज करना। आप ये भी कहते हैं सर 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन रिंग है, तो डाईहाइड्रोपाइरिडिन है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन क्लोज कौन है, पाइरिडिन, ये आपको आंसर करना होगा। तो ये एक पार्ट हुआ। दूसरा मैं थोड़ा सा आप कहो तो मैं इन रिंग के बारे में बता देता हूँ। देखो आप याद रखना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है जिनको हमने क्लासीफाई किया, ये कौन से कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, तो आप बोलना एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ये एल टाइप का कैल्शियम चैनल आपके हार्ट में और आपकी जो वैस्कुलर स्मूथ मसल हैं यानी ब्लड वेसल जो हैं उनके ऊपर ये स्पेशली प्रेजेंट होता है। तो ये एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक करते हैं। और इनके अंदर मैंने आपको बताया, देखो पाइरिडिन रिंग मैंने आपको बताई 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडिन। इसके अलावा देखो क्यूनोलिन रिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने ऐसे 2 बेंजीन जैसी रिंग आप बना दें, इस तरह की रिंग बना दी, इसमें राउंड लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए, और यदि मैंने नाइट्रोजन यहाँ रख दिया तो ये रिंग जो है इसका नाम क्यूनोलिन है। और इस नाइट्रोजन को यहाँ से हटा के यदि यहाँ रख दिया और इसको मिटा दिया तो ये जो रिंग है इसका नाम क्या है, आइसोक्यूनोलिन। और इसके अलावा तीसरी रिंग है एराइल पाइप्रिडिन। एराइल पाइप्रिडिन का मतलब ये है 6 मेंबर्ड रिंग में एक नाइट्रोजन, तो ये पाइप्रिडिन। और इसके ऊपर एराइल का मतलब कोई एरोमेटिक ग्रुप लगा हो, इन्होंने कोई पोजीशन नहीं दी, कहीं भी लगा हो, तो ये क्या है आपका एराइल पाइप्रिडिन डेरिवेटिव जो है वो होता है, ये पाइप्रिडिन रिंग है। जबकि हमारी जो रिंग है वो होती है 1,4 डाईहाइड्रो
पायरिडीन, तो इसलिए ये पायरिडीन रिंग इसके ज़्यादा क्लोज है, तो राइट आंसर इसका डी जाएगा। और यदि एक्यूरेट की बात करें तो 1,4 डाईहाइड्रो पायरिडीन डेरिवेटिव होती है निफिडिपिन, निमोडिपिन, निसोल्डिपिन, नाइट्रेनडिपिन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में गैडजेट अपरेटस इज यूज फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपको पता आर्सेनिक। और आपको पता है लिमिट टेस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के लिमिट टेस्ट करते हैं, और उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, नेस्लर सिलेंडर जो है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट ऐसा है, इसमें क्या यूज़ करते हैं, गैडजेट अपरेटस, इसमें नेस्लर सिलेंडर जो है उसको काम में नहीं लेते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है इसके अंदर आपको पता है इसके ऊपर एक मर्करी क्लोराइड ट्रीटेड पेपर होता है, जिसको मैं ऐसे HgCl2 लिख रहा हूँ। ये मर्करी क्लोराइड ट्रीटेड पेपर है, इसके साथ में एक आर्साइन गैस जो है वो आर्सेनिक की वजह से बनेगी, जिसको फॉर्मूले में AsH3 आप बोल सकते हो। और ये आर्साइन गैस इस मर्करी क्लोराइड ट्रीटेड पेपर के साथ में रिएक्ट करके येलो या ब्राउन स्पॉट का फॉर्मेशन करेगी, और इस बेसिस के ऊपर ही हम आर्सेनिक की प्रेजेंस सैंपल में लिमिट के अंदर है या बाहर है इसका पता लगाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गैडजेट अपरेटस में आपसे पूछेगा कि जो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं वो किससे ट्रीटेड है, तो मर्करी क्लोराइड जो है ट्रीटेड फिल्टर पेपर जो है इसके अंदर काम में लेते हैं। और आर्सेनिक का ही एक लिमिट टेस्ट ऐसा है, जैसे आपके ऑप्शन में क्लोराइड हो, सल्फेट हो, इस तरह से आयरन हो, तो वहाँ सब के लिमिट टेस्ट में नेस्लर सिलेंडर जो आपने देखा होगा ग्लास का बना होता, बोरोसिल के ग्लास का या मार्किंग होती है, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन गैडजेट अपरेटस में एक ग्लास की बोतल जो है उसको काम में लिया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल स्टोर। अंडरस्टूड है ये मेडिकल स्टोर की या फार्मेसी की बात कर रहा है, तो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी ओपन करने के लिए मिनिमम एरिया कितना चाहिए, तो आपको बोलना है 10 स्क्वायर मीटर। और यदि ये रिटेल की जगह आपको क्वेश्चन में यदि ये भी लिख देता कि होलसेल स्टोर ओपन करने के लिए कितना एरिया चाहिए, तो भी आपको आंसर जो है 10 स्क्वायर मीटर ही करना था। लेकिन तीसरी बात, यदि आपको पूछता कि रिटेल स्टोर और साथ में प्लस करके और होलसेल दोनों को एक साथ ओपन करने के लिए कितना एरिया चाहिए, तब आपको एरिया बढ़ाना है, 15 स्क्वायर मीटर बोलना है। तो चाहे आपसे क्वेश्चन पूछे कि रिटेल स्टोर पूछे कितना एरिया चाहिए या होलसेल के लिए कितना एरिया चाहिए 10 स्क्वायर मीटर, लेकिन दोनों जब कंबाइंड होंगी और तब आपसे क्वेश्चन करे तो आपको एरिया बढ़ा के 15 स्क्वायर मीटर जो है वो करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है सिक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम में आ चुका है। सिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट, तो ये डिप्थीरिया है। इस टेस्ट के अंदर क्या है, सिक टेस्ट में एक साइंटिस्ट का नाम है बेला सिक। उस बेला सिक साइंटिस्ट ने क्या किया, पेशेंट के अंदर डिप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्ट किए स्किन के अंदर। डिप्थीरिया जो टॉक्सिन है, इन डिप्थीरिया टॉक्सिन का इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है स्किन की सुपरफिशियल लेयर में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद दो बातें आपको पता होंगी, क्योंकि मैं डिप्थीरिया टॉक्सिन का, ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया है उसके टॉक्सिन को यदि इंजेक्ट करेंगे किसी को इंट्राडर्मल स्किन की लेयर के अंदर, तो या तो क्या है जहां इंजेक्ट करेंगे वहां उसको क्या है रेडनेस होगी, सूजन होगी, इचिंग होगी। इसका मतलब रेडनेस, सूजन, इचिंग हुई तो ये पॉजिटिव रिएक्शन है, और इसका मतलब ये है कि उस पर्सन में डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब उसको डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हो गया है और उसके अंदर डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन किसी को मैं डिप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्ट करूं इंट्राडर्मल और यदि कोई रिएक्शन, कोई इचिंग वगैरह नहीं हो, तो ये नेगेटिव रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को चाहे डिप्थीरिया हो गया हो, लेकिन डिप्थीरिया के अगेंस्ट में इसकी बॉडी में इम्यूनिटी है,
एंटीबॉडीज हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है उसके अंदर नहीं आई, यानी ये पर्सन पहले से डिप्थीरिया टॉक्सिन से इम्यूनाइज हो चुका है। और ऐसे पेशेंट में डिप्थीरिया के सिम्टम्स भी यदि आ भी रहे हों तो भी इनको कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, इम्यूनाइज हैं। ये आप बोल सकते हैं ये एसिम्टोमेटिक हैं, जबकि इनको इंजेक्ट करने के बाद में यदि रेडनेस और स्वेलिंग ईचिंग होती है, इसका मतलब पॉजिटिव रिएक्शन, इसका मतलब डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट में पेशेंट के अंदर अभी एंटीबॉडी जो है वो बनी नहीं है। हालांकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कन्फ्यूजन भी हो सकता है। जब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है इतना सा आता है कि सिक टेस्ट, ये इम्यूनिटी की चर्चा क्यों आई, इसलिए मैंने ये सब डिस्कस किया। सिक टेस्ट परफॉर्म टू चेक द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट, तो आप कहेंगे डिप्थीरिया। इसके बाद मैं टीबी की बात करूं तो टीबी के लिए आपको पता टेस्ट होता है मॉन्टेक्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट। तो टीबी का जो टेस्ट है वो आप जानते हैं, उसका नाम है दैट इज मॉन्टेक्स क्या है, ट्यूबरक्लिन टेस्ट। कई बार मॉन्टेक्स टेस्ट भी लिख देते हैं और कई बार इसको पूरा नाम मिला के लिख रहे हैं तो कई बार इसको मॉन्टेक्स लिखेंगे, कई बार एग्जाम में इसको ट्यूबरक्लिन टेस्ट लिखेंगे। मैं दोनों को मिला के लिख रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपके क्लियर रहें, चाहे आपको मॉन्टेक्स टेस्ट बोले, चाहे आपको ट्यूबरक्लिन टेस्ट बोले, चाहे मॉन्टेक्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट बोले, एक ही बात है, ये टीबी के लिए किया जाता है। इसके अलावा यदि मैं टिटनस की बात करूँ, जो आप जानते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से होता है, और टिटनस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेगा और फिर उसके बेसिस पे जज करेगा। और आपको पता है जिस पेशेंट में टिटनस होता है उसकी बॉडी के अंदर क्या है, मसल स्पाज्म, मसल्स में ज़बरदस्त खिंचाव होता है, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जो बैक्टीरिया टिटनो स्पास्मिन रिलीज करता है उससे उस पेशेंट की बॉडी में ज़बरदस्त क्या है, स्पाज्म होता है। यदि पेशेंट को टिटनस यदि हो गया और अनकंट्रोल्ड है तो आप देखेंगे पेशेंट जो है बिस्तर पे लेटा हुआ है, और देखो ये बिस्तर पे लेटा हुआ है लेकिन बीच के पोर्शन से ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा, इस तरह से इसकी बॉडी में क्या है, स्पाज्म आ जाता है धनुषाकार, ऊपर वजन रख देंगे नीचे बैठ जाएगा, वापस छोड़ेंगे वापस से ऐसे हो जाएगा इस तरह से। और इसलिए इसके अलावा रेबीज जो है, रेबीज वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का सीरम के अंदर जो है इसको चेक करते हैं, उससे इसका पता लगाया जाता है। और राइट आंसर आपका डी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, द सल्फोनामाइड यूज फॉर बर्न थेरापी। तो देखो सल्फोनामाइड यूज फॉर बर्न थेरापी या बर्न ड्रेसिंग में किन को काम में लेते हैं, तो एक कॉमन एग्जांपल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सल्फा डायाजिन। हालांकि इन्होंने ये ऑप्शन के अंदर अधूरा दिया है, इसका जो पूरा नाम है इस ड्रग का ये होता है सिल्वर सल्फा डायाजिन। तो देखो जैसे आपके सामने ऑप्शन होंगी वैसा ही आपको करना है, जैसा आपने सुना होगा जैसा देश वैसा भेष। तो इसलिए सल्फा डायाजिन इसका एग्जैक्ट नाम है सिल्वर सल्फा डायाजिन, जो है इसको बर्न ड्रेसिंग में काम में लेती हैं। और ये सिल्वर सल्फा डायाजिन जो है सल्फा डायाजिन सल्फोनामाइड है, ये भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करेगा। और साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये स्लोली सिल्वर आयन रिलीज करेगा, जो सिल्वर आयन भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखते हैं। कई बार पूछते हैं इनमें से कौन सा मेटल है जिसमें एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, तो आपको सिल्वर करना है। और आप कह सकते हैं जैसे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जैसे इन्फेक्शन जिसके अंदर ज़्यादातर सल्फोनामाइड क्या है इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन सिल्वर सल्फा डायाजिन जो है वो स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट में भी अपनी इफेक्टिवनेस जो है वो शो करता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ऐसे इजी क्वेश्चन कई बार बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से गलत होते हैं, जल्दीबाजी या उस टाइम वो चीज़ क्लिक नहीं की। जैसे लिखा देखो द रैपिड मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर रैपिड स्टरलाइजेशन मेथड क्या है, तो रैपिड स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो रेडिएशन है, क्योंकि रेडिएशन मेथड में आपको पता है ये गामा रेडिएशन जो है उनको इमिट करते हैं। और गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में जैसे ही प्रोडक्ट को लेके आओगे, बस आपको अपना जो प्रोडक्ट जिसको आपको स्टराइल करना है उसको गामा रेडिएशन के एक्सपोजर में रखना है। और इनकी जो डोज यूज़ करते हैं वो आपको पता 2.5 एम रेड मेगा रेड होती है।
इस डोज के एक्सपोजर में जब इनको लेके आएंगी तो रेडिएशन उस प्रोडक्ट के अंदर से निकल जाएंगी, और यदि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर लीथल म्यूटेशन, फ्रेगमेंटेशन या डिस्ट्रैक्शन कर देंगी और आपका प्रोडक्ट तुरंत से स्टराइल हो जाएगा। तो इसलिए रेडिएशन मेथड जो है तुरंत से इंस्टेंट स्टरलाइजेशन करने के लिए इसको काम में लेते हैं। और ये रेडिएशन और मैं आपको बता दूं फिल्ट्रेशन, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड कौन से, तो उसमें फिल्ट्रेशन भी आएगा और उसमें रेडिएशन, ये दोनों ही कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा है द एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज। एक सर्टिफाइड रेड कलर जो है वो, इसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को समझना जैसा आया मैंने वैसे रखा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं उन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हम कलरेंट काम में लेते हैं, और कलरेंट जो है वो आपको पता है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स के अंदर आते हैं, और ये जो एडिटिव हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो कलरेंट परमिसिएबल हैं, सर्टिफाइड हैं, उन्हीं को और परमिसिएबल रेंज में ही आप यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पूछा रेड कलर कौन है, तो यहाँ देखो ये अमरांथ जो है ये रेड कलर की डाई होती है, और इसको आप ऐसे ए से अमरांथ, ए से अनार, अनार से याद कर लीजिए, इसका रंग ऑलमोस्ट जो है अनार के जैसा, तो ये रेड कलर जो है डाई है। इसके अलावा देखो ट्रेटाजाइन की बात करें तो ये लेमन येलो होता है। ट्रेटाजाइन क्या है, ये लेमन नींबू के जैसा, यदि आपको येलो कलर की बात करें तो ये ट्रेटाजाइन है। इसके अलावा कई लोग देख तुक्का मारते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखो सनसेट येलो, आप इसका मतलब क्या है, जब सूर्य अस्त होता है और उस दौरान उसका जो येलो कलर होता है ये तो उसका यानी ये तो ऑलमोस्ट क्या येलोविश कलर है, तो सनसेट येलो ये आंसर नहीं हो सकता, ये अमरांथ इसका राइट आंसर है। ट्रेटाजाइन जो है वो लेमन येलो होता है, और कैरामल कलर जो है कार्बोहाइड्रेट को बर्न करके डिग्रेड करके बनाए जाते हैं। यूजुअली ये ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। कैरामल कलर ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के जो है वो होते हैं। इसके बाद में देखो बहुत ही इजी और कॉमन क्वेश्चन है इंटरी कोटेड टेबलेट। आपकी तरफ से चाहे इंटरी कोटेड टेबलेट लिखे चाहे कैप्सूल लिखे, एक ही बात है, आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकेशन इन। ये मेडिकेशन को कहाँ रिलीज करने के लिए डिजाइन की जाती हैं, तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करना हो तो इसके लिए हमें इंटरी कोटेड टेबलेट जो है या कैप्सूल जो है उनको यूज करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है अदर नेम ऑफ रीजनरेटेड सेल्यूलोज। ये जो रीजनरेटेड सेल्यूलोज है, देखो सेल्यूलोज जो है वो नेचुरल होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, इसको ट्रीट करके हम रीजनरेटेड सेल्यूलोज बनाते हैं जिसको हम रायोन बोलते हैं। और रायोन जो है इसको आप ये कह सकते हो कि ये आपका क्या है, सेमी सिंथेटिक क्या है, फाइबर है। ये सारे फाइबर के नाम है। सेल्यूलोज एक नेचुरल होगा, और जैसे रीजनरेटेड सेल्यूलोज हो गया तो इसको रायोन बोलते हैं, जो कि सेमी सिंथेटिक टाइप का फाइबर जो है वो होता है। और इसके बाद आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन डिलेक्सोनाइड फ्यूरेट की बात करें। देखो फ्यूरेट तो इसका एस्टर है, और ये ड्रग इस एस्टर फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए काम में लेते हैं। ये किस क्लास की ड्रग है, तो ये बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है, और इट इज ए एंटी अमीबिक ड्रग। और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको एंटी अमीबिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जो है उसको अच्छे से यानी बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। एंटी अमीबिक जो ड्रग हैं उनमें दो टाइप की होती हैं, एक तो आप कहेंगे टिश्यू अमीबिसाइडल, और दूसरी होती हैं जिनको बोलते हैं ल्यूमिनल अमीबिसाइडल। तो मैं पहले ल्यूमिनल अमीबिसाइडल ड्रग के बारे में बात कर रहा हूँ। और ल्यूमिनल का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन ऐसे साइकिल के टायर की जो ट्यूब होती है उस ट्यूब की तरह, और इंटेस्टाइन के जो अंदर का एरिया ये इनका क्या है, ल्यूमन है। और यहाँ यदि मान लीजिए आपको ई हिस्टोलाइटिका, क्योंकि अमीबियोसिस किससे होता है, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, और ई हिस्टोलाइटिका यदि आपकी इंटेस्टाइन में है और इंटेस्टाइन ल्यूमन को यदि इन्फेक्शन करता है तो ल्यूमिनल अमीबिसाइडल ड्रग जो है उनको काम में लेंगे। और इनको याद करने के लिए आप कहना DQIT, मैंने तीनों चारों ड्रग लिख दी हैं DQIT। तो देखो टी से टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हैं,
और टेट्रासाइक्लिन आपको पता है इनका जीआईटी अब्जॉर्प्शन पुअर होता है, तो इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट में वो ल्यूमिनल अमीबिसाइडल के तौर पे काम करेंगे। इसके अलावा डी से आपकी ड्रग जो है ऑप्शन में दी है डिलेक्सोनाइड फ्यूरेट, इसको लेंगे। और क्यू से क्या है, क्यू से आपकी ड्रग का नाम हो जाएगा दैट इज क्यूनाडोक्लोर। लिख देता हूं मैं, क्यू से आपकी ड्रग का नाम है क्यूनिडोक्लोर जो है ये इस ड्रग को हम काम में लेते हैं। और आई से ड्रग की बात करें, इस आई से तो जैसे क्यूनिडोक्लोर, और आई से यदि आप बात करेंगे तो इसको आइडोक्यूनोल। मैं इसको लिखता हूं, देखो आप इसको नोट कर लेना, दैट इज आइडोक्यूनोल। आइडोक्यूनोल जो है इस ड्रग को हम क्या है यूज करेंगे। तो ये तीनों चार ड्रग हैं आपकी। ल्यूमिनल अमीबिसाइडल को आप याद करें, ल्यूमिनल अमीबिसाइडल में देखो DQIT ऐसे याद रखें, डी से डिलेक्सोनाइड ये आपका क्यूनाडियोक्लोर, और फिर आई से आइडोक्यूनोलोन, और टी से दैट इज टेट्रासाइक्लिन। और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, जो ये डिलेक्सोनाइड है इसके साथ में फ्लैटुलेंस साइड इफेक्ट आता है। फ्लैटुलेंस का मतलब आप ये कहते हैं ये आप आदमी है एक, और फिर ये उसकी छाती और ये उसका पेट ऐसे फूला हुआ है, पेट में गैस भर गई, तो ये क्या है दैट इज फ्लैटुलेंस है। तो फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम जो है वो क्यूनाडोक्लोर के साथ में होती है। और मैं कहूँगा आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप फार्माकोलॉजी की बुक में जाके इसका क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे से देखें, क्योंकि मैंने टिश्यू अमीबिसाइडल एजेंट के बारे में अभी आपको नहीं बताया, मैंने ल्यूमिनल अमीबिसाइडल एजेंट के बारे में ही आपको बताया है। इसके अलावा छोटी सी बात को मैं डिस्कस कर दूं, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये आपको पता है अमीबियोसिस करता है, और इसकी कौन सी फॉर्म जो है वो ट्रांसमिशन का काम करेगी, तो इसकी एक रेजिस्टेंट फॉर्म होती है जिसको आप सिस्ट बोलते हो। तो ये सिस्ट जो हैं ये फीकल मेटेरियल में प्रेजेंट होंगे कंटामिनेटेड पर्सन के, और ये फीकल मेटेरियल यदि ये कंटामिनेट कर दे फूड को या पानी को, तो ये सिस्ट जो है दूसरे वाले आदमी के बॉडी में चले जाएंगे, और ये सिस्ट जो है बाद में इंटेस्टाइन में जाके ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होते हैं, और ट्रोफोजाइट जो है वो आपको अमीबिक डायरिया, डिसेंट्री या हेपाटिक अमीबियोसिस जो है वो करते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि अमीबियोसिस जो है वो इसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, और एक ऑप्शन आपके सामने ट्रोफोजाइट हो और एक सिस्ट हो, तो आपको आंसर क्या करना है, सिस्ट जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करेंगे, और इसका ट्रांसफर होने का कारण है कंटामिनेटेड डाइट और कंटामिनेटेड ड्रिंक, इससे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो देखो पूरे पेपर में हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, और इजी क्वेश्चन आपको देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी है, लेकिन वो भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत हो जाते हैं, आते हुए गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको इजी से इजी चीज़ के ऊपर भी अच्छे से फोकस करना है, कंसंट्रेट करके काम करना है। और इसी के साथ ही यदि मैं आपको कुछ समझा पाया तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।